सो जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना था। तो फर्स्ट वाले में CH3COOH है, सिर्फ कोई भी प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप हमें एक ये CH3 जो है दिस इज प्लस आई, तो ये छोटा सा प्लस आई दिखाएगा। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप CN इज साइनाइड ग्रुप, CN इज C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज हाईली हाईली माइनस आई। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व बस। CH2 और यहाँ CN लगा हुआ है और COOH, और सेकंड वाले में CN लगा हुआ है बट 1 2 3 कार्बन को छोड़ के लगा हुआ है। तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट लगाना है। पहले बात तो यहाँ प्लस लग रहा है, यहाँ दोनों में माइनस आई है। तो एसिडिटी कंपेयर करनी है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो क्योंकि यहाँ पे एकदम पास में है तो सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, और यहाँ पे 3 कार्बन के बाद है तो इसलिए माइनस आई होगा बट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम इसको 1 दें, मतलब हाँ इसको 2 दें और इसको 3 दें, तो एसिडिटी ऑर्डर विल बी और कि सेकंड वाला मोस्ट एसिडिक, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। माइनस आई दो पहले आएंगे, उसमें भी पहले डिस्टेंस जिसका पास है वो पहले आएगा। सेकंड वाले में अगर आप देखो तो एक दिया हुआ है CH3COOH, then it given COOH and COOH, दोनों बस एसिडिक ग्रुप लगे, और एक क्या है COOH COO माइनस। इन तीनों में हमें एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो यहाँ तो लग रहा है प्लस आई, छोटा बहुत प्लस आई। यहाँ पे Ka1 और Ka2 वाली बात पूछ रहा है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी ऑक्सीजन निकाल चुका है, सिर्फ Ka2 वाली बात पूछ रहा है। अब कंपेयर करना है। सो यहाँ पे बहुत जरा सा प्लस आई लगता है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ खास। और COOH ग्रुप अगर आप उस टेबल में देखो, प्लस आई और माइनस डालो में 3 माइनस आई ग्रुप लगा। और यहाँ पे Ka2 बहुत मुश्किल है इस हाइड्रोजन का निकलना, बिकॉज ऑलरेडी इस पे एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है जो इस दूसरे वाले H को निकलने नहीं देगा इतनी आसानी से। तो हो गया कंपैरिजन। अगर हम इसको 1 लें, 2 लें और 3 लें, तो ऑब्वियसली सेकंड सबसे ज्यादा, बिकॉज माइनस आई लग रहा है। देन आपको फर्स्ट आ जाएगा एंड देन थर्ड आएगा, बिकॉज थर्ड में तो बहुत ही मुश्किल है। उससे बेहतर तो है कि फर्स्ट में ही आपका H निकल जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वाले ग्रुप, नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी ग्रुप पे, तो उसमें आपका वो H नहीं निकलने देगा। सेकेंड वाले पार्ट में रेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ एंड रीजन यहाँ पे पूछा है, तो आप यही सब लिखोगे, माइनस आई है, इसमें प्लस आई है, इसमें नेगेटिव ग्रुप है पहले से, तो वो सेकंड वाले को नहीं निकलने देगा, यही सब। फर्स्ट इज एनिलीन, एनिलीन इज दिस बेंजीन के ऊपर NH2, then your N-methyl aniline and then your N-dimethyl aniline, then N-methyl aniline। तो एक एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है विद द हेल्प ऑफ CH3, एक मिथाइल। देन N डाइमिथाइल, मतलब नाइट्रोजन पे 2 बार मिथाइल लगा है, तो दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे और दोनों तरफ आपको CH3 लगा। CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप्स। CH3 आपके प्लस आई ग्रुप्स हैं। CH3 प्लस आई है, और हमें पता है प्लस आई होने से एसिडिटी तो कम होती है बट बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो बस बेसिसिटी बढ़ गई, जितने प्लस आई उतनी ज्यादा बेसिसिटी। देन जो सेकंड पार्ट में NH3, देन NH2CH3 एंड NH2OH। यहाँ पे तो कुछ भी प्लस आई माइनस आई नहीं है, यहाँ पे एक प्लस आई है, और OH आपका क्या है? OH आपका माइनस आई है। तो एक प्लस आई है, एक माइनस आई है, एक कुछ नहीं है। तो बेसिसिटी के लिए प्लस आई होना चाहिए, ठीक है। बेसिसिटी के लिए जितना प्लस आई होगा उतना अच्छा। अगर इसको 1 में, 2 में और 3 में, तो क्योंकि ये प्लस आई है, सेकंड सबसे ज्यादा बेसिसिटी, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, बिकॉज माइनस आई से तो बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है, और कुछ ना हो तो वो बेहतर है माइनस आई होने से। तो पहले प्लस आई वाला, फिर कुछ नहीं, और फिर माइनस आई। माइनस आई से आपकी बेसिसिटी कम हो जाए। तो ये थी हमारी इंडक्टिव इफेक्ट पूरी कहानी। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारा रेजोनेंस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही इधर उधर करना है। रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस पे डिपेंडेंट है। सो रेजोनेंस को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज जस्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
pi electrons within a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर ही एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, दूसरे से तीसरे, किसी भी एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर नाचना, मतलब डीलोकलाइजेशन होना ही हमारा रेजोनेंस है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलता है वो हमारा बेंजीन में मिलता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया था वो केक्यूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उसने उन्होंने बोला था कि बेंजीन को या तो ऐसे बना लो या बेंजीन को ऐसे बना लो। तो आप डबल बॉन्ड्स 3 ऐसे भी शो कर सकते हो या ऐसे भी शो कर सकते हो, मतलब ये रेजोनेंस होके ऐसे बन जाते हैं। फिर जो इनका एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा बनाया गया जिसमें ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, बट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर यहाँ पे जैसे गोल गोल, तो डीलोकलाइजेशन होता रहता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और वो कुछ ऐसा सा एक्चुअल सा स्ट्रक्चर बन जाता है बनाने का फॉर्मूला। तो केक्यूल वाला स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअल वाला स्ट्रक्चर है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। हेलो, हाँ बोलो, नीचे आना है। तो जितने भी ये वाले स्ट्रक्चर है 1 and 2, दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और जितना भी ये आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी बेसिस पे अब हमें कुछ कंपाउंड्स के कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे रेजोनेंस चलता है, तो वो रूल्स को देख लेते हैं। ये फर्स्ट जो शुरू होता है हमारा, only non-bonding electrons and electrons constituting the multiple bonds change locations from one resonance contributor to another. कभी भी सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमेशा डबल बॉन्ड का जो पाई वाला बॉन्ड होगा या फिर जितने भी लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के पास, वो सब हमारे आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है कि इधर से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर गिर जाएंगे और फिर यहाँ पे जो बगल वाला होगा इस पे कार्बन पे यहाँ चले जाएंगे। एंड सिमिलरली आप डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और आपका पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था वो यहाँ दिखने लगेगा। तो ये कुछ रेजोनेंस कैसे हो रहा है वो समझना जरूरी है। तो अगर मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH4 और वो पे मैंने नेगेटिव बना दिया, उसके पास लोन पेयर्स तो प्रेजेंट होंगे, ठीक, ये यहाँ गिरेंगे। हम एरो का डायरेक्शन शो करेंगे जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे गिर रहा है वहां तक। तो जहां से शुरू हो रहा है वहां पे टेल होगी और जहां पे गिर रहा है वहां पे एरो का हेड होगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरे एंड देन ये वाला बगल वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो अब आपके और इन दोनों के बीच में जो भी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम इनसे डबल साइडेड एरो बनाएंगे। जो डबल साइडेड एरो की बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि इट रिप्रेजेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, मतलब ये जितना रेजोनेंस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ये वाला स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। So it implies that the actual molecule has one structure which has contribution from various resonance contributors. जो resonance वाले जितने भी structures हैं, कौन कितना जो resonance structure जितना ज़्यादा stable होगा वो उस compound को के actual molecule में उतना ज़्यादा contribute करेगा। ये बात अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे। अभी हम resonance बनाना सीख लें पहले। तो डबल साइड एरो से शो करेंगे और फिर इसका रेजोनेंस जब हमने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया तो अब CH2 के ऊपर नेगेटिव, देन अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे CH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी डू रेजोनेंस। और यहाँ पे फिर से वही सेम बात है, डबल बॉन्ड उठ के इधर गिर गया, सो आपका पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था अब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं, इस कारण का। ये फर्स्ट रूल है कि आप हमेशा पाई बॉन्ड या लोन पेयर को ही डिलोकलाइज करोगे, कभी सिंगल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। Then the nuclei of various atoms in different resonance contributors are in the same position. Nuclei of various atoms, nuclei हमेशा सेम जगह पे रहना चाहिए, मतलब क्लोरीन अगर यहाँ पे है तो इसका रेजोनेंस बनाने के बाद भी क्लोरीन यही रहना चाहिए।
मतलब ये नहीं कि आप क्लोरीन की पोजीशन चेंज करके रेजोनेंस बना दोगे, वो रेजोनेंस नहीं कहलाएगा, दैट विल बी पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो आप एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करोगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं इन रेजोनेंस, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं भेज सकते। सेकेंड रूल ये। थर्ड है, ऑल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके एक स्ट्रक्चर में है, रेजोनेंस दूसरा बनाने के बाद उतने ही सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दूसरे वाले रेजोनेंस में भी होने चाहिए। जैसे हमने इस वाले को बनाया, CH2 पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था और एक लोन पेयर था, और ये था कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है एंड CH3। अगर इसका रेजोनेंस बनाने को बोला जाए और तो जहां से नेगेटिव शुरू है, जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो गिर जाएंगे यहाँ, और बगल वाला डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा उस पर। दिस इज रेजोनेंस। आपका CH2 पे नेगेटिव चार्ज हट गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ गिरा है, पहले से एक बॉन्ड था अब एक और बॉन्ड आ गया। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन पे अब एक बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड पाई वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, 2 इसके पास ऑलरेडी थे और अब नेगेटिव आ जाएगा, और ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो अब देखें, अगर पहले यहाँ पे एक आपका लोन पेयर था वो अभी भी यहाँ है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया है, और 2 लोन पेयर इसके पास थे, वो 2 लोन पेयर ऑलरेडी इसके पास है। जितना भी आपके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रेजोनेंस में थे वो अभी भी रेजोनेंस में ही, वो दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस पैराग्राफ का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये लिखा हुआ है कि जो एक एक्चुअल मॉलिक्यूल बनता है, जो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपाउंड का, वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एक किसी भी कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने होंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिलोकलाइजेशन के लिए। तो कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल कितने कैसे बनेगा, मतलब कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल में उतना कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब यहाँ लिखा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मतलब ये कंपाउंड ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट इनका एक ही करेगा। वो जो एक एग्जिस्ट करेगा वो इन सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और वो किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। And the actual compound is not a mixture of various resonant contributors, but it is a weighted average. Weighted average means that some resonance structures are more important than the others, and therefore, जो ज़्यादा important है, they will contribute more to the hybrid structure. Hybrid structure is the actual structure, but how to know which structure is more important? So हम वो compare करते हैं through their stabilities of various resonance structures. जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना स्टेबल वो एक्चुअल कंपाउंड में आपका उतना कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज हमें अब हमें यहाँ ये पढ़ना है, एक तो रेजोनेंस बनाना हमें आना है, वो हम आगे मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करके और देखेंगे अभी कैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। आपके लेवल बहुत बेसिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने को पूछेगा। जो सेकंड चीज हमें देखनी है, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना स्टेबल, उसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ रूल्स देखे कि रेजोनेंस कैसे बनाना। तो हमेशा पाई बॉन्ड और लोन पेयर को डिलोकलाइज करना है, न्यूक्लियाई को कभी एक से मतलब किसी एटम को एक से दूसरी जगह नहीं भेज देना है। एंड थर्ड थिंग, जितना भी पेयर्ड एंड पेयर्ड पहले है उतना ही सेकंड रेजोनेंस में होगा, उतना ही थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होगा, और आपका ये चीज सेम रहेगी। देन कुछ एरोस की बात है, अगर जैसे कि यहाँ पे आप जितने भी एरो देख रहे हो पूरे पूरे ऐसे वाले देख रहे हो, मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन या पूरे का पूरा बॉन्ड आ रहा है। अगर कहीं पे भी आप ये वाले एरो देखोगे सिंगल हेडेड एरो, तो दिस डिनोट्स अ मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो आप आधा ऐसे सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब आप पूरे ऐसे एरो बनाएंगे। सो नाउ वी हैव टू सी कि अब कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होने वाला है। आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट इक्वली। देखिए अब यहाँ से आपने एक रेजोनेंस से ये बनाया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे यहाँ पे CH2 पे प्लस था, यहाँ पे CH2 पे प्लस है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी सेम डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो जब कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वली
मतलब इक्वल, मतलब सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। बट ये आप इन दोनों एग्जांपल में अगर देखो तो ये वाला सेम, यही वाला एग्जांपल है, इसमें सेम है ये दोनों। बट अगर ऊपर वाले देखें तो ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, इसलिए दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग है, मतलब आपका ये दोनों अलग अलग कंट्रीब्यूट करेंगे। बट सेकंड वाले एग्जांपल में आपके दोनों रेजोनेंस बनाने के बाद भी सेम स्ट्रक्चर बना है, इसका मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों रेजोनेंस में, मतलब एक्चुअल कंपाउंड में इक्वली आपका कंट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा रेजोनेंस बन जाएगा जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली। पहला। Second, resonance contributors having greater number of bonds are more important. Therefore, they will contribute more. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस रेजोनेंस में अपने सिंगल फिश हुक एरो बनाया है, बिकॉज यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जो डबल बॉन्ड टूटने वाला है ना, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। ये है, मैंने बनाया इसको इधर एक और इसको इधर एक, देन इसको इधर एक और इसको इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो आप इसका रेजोनेंस देखोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड बाद में बनाते हैं। डबल बॉन्ड कैसे आया वो यहाँ पे अभी सिंगल बना देते हैं, क्योंकि पहले सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले पे और CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले पे, और यहाँ पे CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले। तो अब देख रहे हैं यहाँ दोनों के बगल बगल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH2 बॉन्ड। तो इन दोनों पे डॉट डॉट आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपको 2 डबल बॉन्ड। तो जिस भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपके ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे आर मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में ज्यादा बॉन्ड है, इसलिए दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दीस बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, बट यहाँ पे ये वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक ये रूल है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस करके ध्यान दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा कैसे हमें रेजोनेंस बनाना है, दैट इज वेरी इजी। बट ये वाले जो रूल्स है ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से रेजोनेंस को हम कितनी वेटेज देंगे इन एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये हमें ये वाले रूल्स बताएंगे। देन थर्ड है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स विद लिटिल और नो चार्ज सेपरेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। चार्ज सेपरेशन मतलब एक कार्बन अगर मैंने यहाँ लिखा और एक कार्बन यहाँ लिखा, जैसे पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, एक तो न्यूट्रल होगा जब कोई चार्ज नहीं है। अगर मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ लिख दिया ऐसे 4 कार्बन और यहाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, तो जो अपोजिट चार्जेस हैं वो जितना पास होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस तो चार्ज सेपरेशन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना दूर है, दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन कम से कम होना चाहिए। Resonant contributors with little or no charge separation are more important. Therefore, among these 3 resonance structures, the first one is most important because अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे कोई भी चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे एक और एक है, और यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पे ये दोनों अराउंड सेम ही लग रहे हैं, बट इस वाले में न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन योर चार्ज स्पीशीज। हमेशा चार्ज स्पीशीज से ज्यादा हमेशा अपने न्यूट्रल वाले स्ट्रक्चर ज्यादा फेवरेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है तो ये ज्यादा स्टेबल है। और फिर यहाँ वाले में आपका ये जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो बॉन्ड है उसके यहाँ गिरा है, जब बॉन्ड इधर गिर जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, और वापस ये ऑक्सीजन वाला चार्ज इधर गिरेगा। ये यही करते रहेंगे, पहले ये बॉन्ड इधर गिरेगा, फिर ये ऑक्सीजन वाले पे चार्ज वापस बीच में गिरेगा, तो फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस विल कंटिन्यू। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें पहली बात तो जो न्यूट्रल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूट्रल नहीं है तो कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज सबसे पास होंगे वो स्टेबल होगा। क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन में ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इन तीनों में से रेजोनेंस में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। एक बार इन्होंने डबल बॉन्ड इधर गिराया है और एक बार इन्होंने डबल बॉन्ड इधर गिराया। तो डबल बॉन्ड जब इधर गिरा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है, और जब डबल बॉन्ड इधर गिरा तो आपका कार्बन पे नेगेटिव आया।
तो ये भी एक चीज देखने वाली है जो नेक्स्ट पॉइंट है। इन केस ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स हैविंग सेपरेशन ऑफ चार्ज, अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैविंग नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, अगर इन दोनों में कंपेयर करें। और इन तीनों में कंपेयर करें तो ये वाला, बट इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला, बिकॉज आपको जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस सारे स्ट्रक्चर में यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और जब रेजोनेंस हुआ तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये वाला मोर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होना। हम इन सब रूल्स पर देखेंगे कि कैसे कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। Resonance structures in which the atoms of elements from the second period of periodic table have 8 electrons around them are more important than those in which these atoms have less than 8 electrons. तो भाई एक ये बात है कि जहाँ जिन एटम्स में ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, वो आपके रेजोनेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। Resonance structures that help in delocalization of charge or of unpaired electrons are important. ठीक है, तो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का डीलोकलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनको बस एक बार नजर से देखने की जरूरत है, हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये सब टिप्स पे आते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ योर रेजोनेंस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है, इसको इन रूल्स को अप्लाई करके देखना है। So the greater the number of important resonance structures, the greater the stability of the actual molecule. किसी कंपाउंड की जितने ज्यादा रेजोनेंस आप बना पाओगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उतना ज्यादा डीलोकलाइज्ड रहेगा। एंड ये रेजोनेंस एनर्जी वाला एक टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका डिटेल में आगे की यूनिट्स में है। स्टेबिलाईजेशन जो होता है रेजोनेंस की वजह से, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। This is the energy difference between your actual molecule and its best resonance structure. Like किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेंस बन रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कोई एक कंपाउंड है जिसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो उसका एक्चुअल जो रेजोनेंस हाइब्रिड हो रहा है उसकी एनर्जी एंड आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस, इन तीनों में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। और ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आपकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी के बीच का डिफरेंस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। और ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसके बारे में डिटेल में बेंजीन वगैरह पे अप्लाई करेंगे, शायद यूनिट 19 में ये सब दिया हुआ है। So resonance effects of various groups, जैसे हमने प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था आपका इंडक्शन में, इंडक्टिव इफेक्ट में, वैसे ही में प्लस आर और माइनस आर पढ़ना है रेजोनेंस। कौन से इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो प्लस आर, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे वो प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्लस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले माइनस आई। कुछ लिस्ट है, बट अब यहाँ ये देखो, ये चारों, ये आई वाले में तो माइनस आई बन के बैठे थे, बट आर आते ही ये प्लस आर हो, बिकॉज क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर है। वहां पे हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे, उसके हिसाब से क्योंकि ये हैलोजेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि इनके सबके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है हैलोजन के पास, ठीक है, तो ये इन लोन पेयर को रेजोनेंस की बारी आते ही इन लोन पेयर को ये डोनेट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये प्लस आर वाली कैटेगरी में आते हैं, माइनस आर में नहीं। और साइनाइड आपका माइनस आई में था, माइनस आर में है। जिनके पास भी जो इलेक्ट्रॉन रिंग में से या कंपाउंड में से अपनी तरफ लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसफर। और इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफर देख रहे थे, बट यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड में नहीं देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्म्स ऑफ पाई बॉन्ड हम डीलोकलाइजेशन देख रहे हैं। ये डिफरेंस है इंडक्शन और रेजोनेंस में। अब मैं फिर अब रेजोनेंस के बेसिस पे आपके
एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है और डिफरेंट एसिड्स। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक बार बेंजीन का रेजोनेंस बना के दिखा दें। रेजोनेंस इन बेंजीन, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बेंजीन के, वो ड्रॉ कैसे करेंगे एक बार। सो बेंजीन इज लाइक दिस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है। अब अगर मैं इसका पहला रेजोनेंस बनाऊं, मतलब मैं एक बॉन्ड उठाऊं और यहाँ दिया दूंगा, सो इट विल बी लाइक दिस कि आपका ये यहाँ रहेगा और ये बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठा है वहां पे पॉजिटिव, जहाँ से हटा है, और जहाँ पे गिरा है दैट इज नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ इसके बाद आपको ये बॉन्ड उठाना है और यहाँ गिराना है। सो कुछ ऐसा कि अब यहाँ पे आपका यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा है तो यहाँ नेगेटिव। दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल मेक अ बॉन्ड, और यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा। अब कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। फिर आपका ये वाला बॉन्ड उठेगा, यहाँ गिरेगा, तो ये गिरने के बाद आपके ऊपर यहाँ पे पहले से नेगेटिव था, यहाँ पहले से बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे गिरा है वहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आपके पास ये वाला नीचे वाला एक बॉन्ड बना देंगे। सो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और आपको बॉन्ड बन जाएगा। देन फर्दर आपको ये दोनों दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके ये दोनों भी बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। शुरू हमने ऐसे वाली बेंजीन से किया था, एंड हम यहाँ वाली बेंजीन उल्टी, मतलब बॉन्ड सारे घूम रहे हैं और ये वाली बेंजीन घूम। तो ये है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ऐसे हम रेजोनेंस शो करेंगे। फिर बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को अगर हम फिर से एक बार इसका डीन्यूक्लियराइजेशन करवाएं, तो ये ऐसे था, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो एक बॉन्ड उठा, आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा रहे तो आप सिर्फ नेगेटिव चार्जेस से भी काम कर सकते हैं। बॉन्ड उठेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और आपका ये यही रहेगा। जब ये नेगेटिव यहाँ पे आना चाहेगा तो नेक्स्ट बॉन्ड को हटना पड़ेगा, और आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव, एंड यहाँ पे बॉन्ड। अब इस नेगेटिव को यहाँ आना है अगर, तो इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी और लाइक दिस कि ये था यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे नेगेटिव। नाउ इस नेगेटिव को वापस यहाँ मिलना है, तो इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और आपको एक बार ये वाली बेंजीन मिल जाएगी, एक बार वो वाली बेंजीन मिल जाएगी। दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी, इसके बॉन्ड मिलते हैं। ये जो प्रोसेस है डीलोकलाइजेशन का, ये हमेशा चलता रहता है। आपको यहाँ पे इधर ये वाली बेंजीन मिली थी, यहाँ पे ये वाली बेंजीन, तो ये वाला भी तरीका ठीक है, बट रेजोनेंस दिखाने के लिए दिस इज मोर बेटर। आपको अगर रेजोनेंस बेंजीन का बनाने को आएगा तो पॉजिटिव चार्जेस मत दिखाइएगा, शो नेगेटिव चार्जेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्योंकि जहां से बॉन्ड हट रहा है वहां पॉजिटिव, जहां पे आ रहा है दैट इज नेगेटिव। सो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाता है। बट रेजोनेंस दिखाना हो तो सिर्फ नेगेटिव के टर्म्स में दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की ही हम, या पाई बॉन्ड्स का ही हम डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं इन रेजोनेंस। यहाँ देन दिस, ये जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना होगा तो अगले बॉन्ड को हटना होगा, देन जब इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना हो तो अगले बॉन्ड को हटना होगा, एंड देन फिर जब इसको हटाना होगा फिर इसको हटना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन, और ऐसे आपका रेजोनेंस होता जाएगा। तो ये जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3, तो बेंजीन के हम देखें तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें से कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कोई कम कंट्रीब्यूट करेगा, वो इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। बट जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपके फर्स्ट और फिफ्थ करते हैं। ये एक जैसे ही है, तो ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करके आपको जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर बना देते हैं वो कुछ ऐसा बना देते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट में बेंजीन को केमिस्ट्री में ऐसे भी बनाते हैं, बिकॉज ये आपका एक्चुअल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम बीच में दिखा देते हैं कि पूरी रिंग में ही गोल गोल घूम रहे हैं।
तो एक चीज तो मैंने आपको रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखा दी कैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब जो हमें रेजोनेंस का यूज करना है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट का यूज किया था इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, सो रेजोनेंस इन determining acidity and basicity। तो यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात हो रही है, तो यहाँ पे लुईस कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि लुईस ने ही इलेक्ट्रॉन एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था। लुईस ने बोला था कि भाई जो चीज इलेक्ट्रॉन आपकी गेन करे वो एसिड, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर ले, और जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वही दैट इज योर बेस। बस यही कंसेप्ट करना देना है यहाँ पे। सो अगर पहला एग्जांपल देंगे CH3COOH और इसके साथ कंपेयर करेंगे CH3CH2OH, तो इसका एस्पेस हटा दिया अगर एसिड के लिए, तो मैंने बताया था कि आपको एनायन स्टेबल करना है, यहाँ पे CH3CH2O-। तो किसमें रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है? रेजोनेंस होता हुआ फर्स्ट वाले में दिख रहा है बट सेकंड वाले में नहीं दिख रहा है। इसमें CH3CO- and O-, सॉरी, कैसे बनाया ये? जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गिरेगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड होना चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है एक बार इस ऑक्सीजन पे एक बार इस ऑक्सीजन पे, तो अगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इक्वली रहेगा, ना इसके ज्यादा ना इसके ज्यादा। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड दीज बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इस स्ट्रक्चर को बनाने में। बट इस केस में देखें तो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है पूरे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो आपकी इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसका एनायन ज्यादा स्टेबल है और इसका एनायन कम स्टेबल है। इसलिए इसका पीके अगर आप देखो तो इस एसिड का पीके इज 4.76 बट इसका इज 17, तो बहुत डिफरेंस है 4.76 एंड 17 में। तो रेजोनेंस की वजह से आप देख रहे हो एसिडिटी कितनी बढ़ गई, और रेजोनेंस ना होने की वजह से एसिडिटी काफी कम रह गई। So this is the first example to compare the acidity of two acids in terms of resonance. Then जो जैसे हम रेजोनेंस कंपेयर, जैसे हम एसिडिटी कंपेयर करें, सिमिलरली हम बेसिसिटी कंपेयर कर सकते हैं। बेसिसिटी के लिए बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लुईस के हिसाब से जो भी हमने ऊपर देखा, इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा दैट इज एसिड, जो डोनेट करेगा वो बेस। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा बेस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इट शुड बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर मॉलिक्यूल, अनदर एटम। तो मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहने चाहिए गुड बेस होने के लिए। सो अगर इन्होंने जो एक एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका बेंजामीन एनिलीन का ही, एनिलीन का इन्होंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। एनिलीन इज NH2 बेंजीन पे, एंड यहाँ पे आपको पता है इसके पास एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। ये लोन पेयर किसके पास रहेगा किसके पास नहीं रहेगा, क्लास 10 के कंसेप्ट ही है। लाइक हम नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास जो इसका एटॉमिक नंबर इज 7, तो दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम जो n होता है दैट इज वैलेंस, तो सेकंड शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 5 में से इसने 2 के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक इसके साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर रखे हैं बॉन्डिंग में, और बचे हैं इसके पास 2 दैट इज और लोन पेयर में। 2 लोन पेयर में है, 3 बॉन्डेड है, टोटल इसके पास 5 होते हैं। तो इस हिसाब से हम अब लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एटम के पास कितने लोन पेयर है। अब इसके पास लोन पेयर है तो ऑब्वियसली बात है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करने से ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा NH2 और N पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन के हैं डोनेट अपने।
और जब ये यहाँ पे गिर रहा होगा तो इस बॉन्ड को उठ के यहाँ गिरना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, देन अगेन अब इस बॉन्ड को अगर इस नेगेटिव को यहाँ गिरना है तो यहाँ इस बॉन्ड को यहाँ से हटना पड़ेगा, तो NH2 पॉजिटिव ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। नाउ फिर से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है तो इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा, देन अनदर स्ट्रक्चर विल बी यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेंगे तो ये बॉन्ड वापस अपना ऊपर चला जाएगा। सो जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा आपको फर्स्ट वाला ही दिखने लगेगा। और फर्स्ट एंड लास्ट सेम होते हैं। ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके चार, 1 2 3 और 4 ऐसे बनते हैं एनुलिन का आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस थोड़ा बहुत बनाना आ गया होगा कि मतलब एक टाइप ऑफ रिविजन ही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब गिर रहा होगा बॉन्ड बनाने के लिए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहां से हटना है, और नाइट्रोजन से ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अच्छा, तो अगर हम नॉर्मल अमोनिया की बात करें तो इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर इजीली डोनेट करने के लिए अवेलेबल है या ये वाले लोन पेयर इजीली डोनेट करने के लिए अवेलेबल है? तो हम यहाँ तो देख रहे हैं कि ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए ना पूरे टाइम, तो वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेट करने के लिए। और ल्यूइस बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जरूरी है। डोनेट करने के लिए भाई होने भी तो चाहिए, इसके पास दिखाने के लिए है, ऊपर रखे हुए हैं, बट वो रेजोनेंस में है पूरे टाइम, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं बचे डोनेट करने के लिए। बट वही चीज अमोनिया में फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब योर एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बेसिसिटी के लिए आपको ये देखना है कि जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होना चाहिए डोनेट करने के लिए दूसरे एटम को, तब वो बेसिक है अकॉर्डिंग टू लुइस। तो डोनेट करने के लिए होने चाहिए, होने के लिए है तो, बट वो रेजोनेंस में है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पूरे टाइम। सो और अमोनिया में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसके पास हमेशा ये लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये इजीली डोनेट कर पाए। दैट इज अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर कंपेयर करें तो हम रेजोनेंस में एसिडिटी और बेसिसिटी, फिर से एसिडिटी के लिए हम एनायन का यूज करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इम्पोर्टेंट। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल कब होगा? जब रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, तो रेजोनेंस होगा तो एनायन स्टेबल होगा, तो बेसिसिटी एसिडिटी बढ़ जाएगी। बट अगर बेसिसिटी की बात करें तो रेजोनेंस के केस में बेसिसिटी कम हो जा रही है, बिकॉज बेसिसिटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में चले गए तो वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आपकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज द कांसेप्ट व्हिच वी विल यूज इन कंपेयरिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे तो अलग चीज थी, प्लस आई माइनस आई ग्रुप्स के टर्म्स में, यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर के ग्रुप्स के टर्म्स में हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी कंपेयर करें। सो रेजोनेंस यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। जो भी रेजोनेंस के आगे हम बात करेंगे वो हम और डिटेल में अपना ऑर्गेनिक पद्धति में देखते रहेंगे। जैसे जैसे हम बस रेजोनेंस के एग्जांपल्स आएंगे उनको पढ़ते रहेंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड rationalize the facts given with them. So first जो है CH2, then double bond oxygen to positive, and then hydrogen. ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसके थोड़े ज्यादा लेक्चर्स बन जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस है, देन योर इंडक्टिव इफेक्ट था, एसिड बेस था, रेजोनेंस है, देन योर हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके बाद भी काफी बड़ा चैप्टर है ये वाला। सो इसका आई थिंक 5-6 वीडियोस तो बन जाएंगे। सो ये इसमें बोल रहा है कि this is a conjugate acid of methanol and has a substantial positive charge on carbon. मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब हम इसका रेजोनेंस कुछ ऐसे बनाएंगे कि हम इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ देंगे, तो आ गया कार्बन पे पॉजिटिव, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल गया अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया, और सब्सटैंशियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, मतलब सब्सटैंशियल पॉजिटिव चार्ज आपको कार्बन के ऊपर लेके आना है। So you have to draw resonance और आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आता है। इन एसिटोनाइट्राइल ऑक्साइड स्ट्रक्चर वो जो डिफिकल्ट वाले नाम होंगे उनके देगा, बट लाइक एनिलीन,
लाइक बेंजीन, इन सबके वो स्ट्रक्चर नहीं देगा और आपको खुद से उसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे। द इनर कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज बनाने को बोल रहा है, तो ठीक है, इसको एक ट्रिपल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड उठाएंगे और नाइट्रोजन पे गिरा देंगे, फिर बन जाएगा CH3, देन C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था अब नहीं रहेगा बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस वाले का है, बी वाले पार्ट का, और ये ए वाले का। रेजोनेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बॉन्ड उठाना है, कहाँ गिराना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो कुछ रेजोनेंस मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, कुछ आगे और दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, हम टॉपिक शुरू करेंगे हाइपरबॉलिक।